नमस्कार, शून्य से शिखर तक में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक कुलकर्णी से। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने न्यूरो सर्जन ही बनना क्यों सोचा? वाई स्पेशलाइज इन दिस फील्ड? बिकॉज न्यूरो सर्जरी इज समथिंग विच रिक्वायर्स पावर एंड प्रिसीजन एंड पेशेंस। करीब 29 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में, और मुझे ऐसा लगा कि पर्सनालिटी, पावर, पेशेंस, ये सब चीज़ें का तालमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स वाई ब्रेन सर्जरी आपने चूज़ किया। या यू हैव टू बी परफेक्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, आपको क्या लगता है कि अभी का जो टाइम है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है, उसके अंदर ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड जो अभी डॉक्टर्स आगे कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपको फॉलो करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एआई सर्जरीज में हम वही जो फीड करते हैं मशीन को, वही वो रिस्पॉन्ड करती है। ओके। और मशीन के पास खुद का दिमाग तो होता नहीं सोचने का, तो मुझे नहीं लगता कि इट विल बी ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट इन ब्रेन सर्जरी। ओके, जैसे ऑर्थो में बहुत इजीली आई थिंक उसके थ्रू काम होता है, लेज़र और सब में, मगर ब्रेन सर्जरी में यू फील इतना अच्छा नहीं है? नॉट एट ऑल। ओके। इसी के साथ में सर, जो आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2001 में बनाया था। ओके। मई 2026 में इसको करीब 25 साल हो जाएंगे। ओके। और 25 साल में अभी तक तो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, आगे टूटने के चांसेस भी कम है। एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड बनाया सर आपने? मैंने रिकॉर्ड बनाया था ऑपरेटिंग द हेवीएस्ट ट्यूमर इन द ब्रेन। ओके, तो कितने केजी का था वो ट्यूमर? या वो करीब 527 ग्राम्स का। 527 ग्राम्स का था। ओके। उसके बाद फिर मैंने एक 10 साल बाद एक मैंने 1.4 केजी का और ट्यूमर निकाला था। ओके। एंड दैट आई डिडंट चार्ज। अच्छा, तो हाँ, हमने सुना है कि आप गरीबों के लिए काफ़ी फ्री सर्जरी भी करते हैं। तो हाउ डू यू एक्चुअली जज कि ये गरीब है, ये ऐसे है, कैसे करना है? वो तो वो बोल देते तो मैं मान लेता हूँ। ओके। वो पहले पैसे नहीं है तो ठीक है। अच्छा, दैट्स नाइस। और फिर जो पैसे वाले हैं उनसे आप फिर अच्छा हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रोटी खानी है, नोट थोड़ी खाने हैं। ओके, सो वाई सो कि आपने फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं चूज़ किया? वाई प्राइवेट प्रैक्टिस? फिर मैंने अप्लाई किया था जब मैं आया था इंदौर में प्रैक्टिस करने 1996 में। तब मैंने तत्कालीन सीएम को एक लेटर लिखा था। ओके। कि उस टाइम पे मिस्टर दिग्विजय सिंह वॉज द सीएम, तो उनको एक लेटर लिखा था मैंने कि मुझे एमवाई में काम करने की परमिशन दी जाए, एंड आई शुड बी गेटिंग अ सैलरी ऑफ 1 रुपी पर मंथ। ओह ग्रेट, क्या बात है। उसके करने के 2 कारण थे। पहला कारण ये है कि एमवाई में सबसे ज़्यादा पेशेंट का टर्नओवर होता है, तो एक तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ ना कुछ अपन पुण्य का काम भी कर लेते हैं। पर 1 रुपये महीने में आप घर कैसे चलाते हैं? बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। घर चलाने के लिए मैंने उनको ये बोला था कि आई शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस आउटसाइड ऑल्सो। ओके, तो आप प्राइवेट भी करना चाह रहे थे और गवर्नमेंट भी करना चाह रहे, दैट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक। नहीं, वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट डॉक्टर देन यू आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस आउटसाइड। क्योंकि ये देखा गया है कि फिर गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट प्रैक्टिस पे डॉक्टर्स ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज़ द सिनेरियो इवन राइट नाउ करेंटली इन एमवाई, जहाँ काफ़ी डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रैक्टिस जो नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो छुपा छुपा के करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, जो नहीं करनी चाहिए पर कर रहे हैं छुपा छुपा के। सो फाइनली यू सिलेक्टेड टू बी अ प्राइवेट डॉक्टर देन? हाँ, फिर मेरे एक बहुत अच्छे सलाहकार थे, उन्होंने ये बोला कि जब भाग्य में नहीं है किसी की नौकरी करना, तो अपना काम ही शुरू करो। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। तो आपने खुद अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक बनाया? यही है मेरा। यही है। और हॉस्पिटल आपने नहीं सोचा कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं बड़ा? नहीं, हॉस्पिटल बनाने में होता क्या है, यू आर टेक्निकली अ साउंड पर्सन। अब अगर हॉस्पिटल बना लिया देन यू बिकम अ मैनेजर। राइट। अगर कोई स्वीपर नहीं आया तो भी आपका हेडेक है, अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया तो भी आपका हेडेक है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें फिर होता ही है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। यू नेवर थॉट कि आप एम्स जाएं, इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएं, या वर्ल्ड में प्रैक्टिस करें, आउट ऑफ इंडिया जाएं? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर। या
तो आई हैव स्टडीड इन इंदौर। मेरा MBBS इंदौर का ही है। MGM का है सर? या मेरा MBBS, मेरा MS भी इंदौर का ही है। ओके। तो ये दोनों के बाद फिर सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए आई शिफ्टेड टू मुंबई। ओके। और बम्बई में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद देन अगेन आई केम बैक टू इंदौर। फिर आप आज की बच्चों को क्या कहेंगे जो जनरली अब्रॉड में ही पढ़ना चाहते हैं और अब्रॉड में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं? वो उनका खुद का लुकआउट है। You don't want to advise anything on No, no, that? no, No not patriotism in that? क्योंकि वो क्या होता है कि हर आदमी का कंफर्ट लेवल होता है, उसको उस कंफर्ट लेवल से बाहर आना ही नहीं है। एक्चुअली रैदर देन कंफर्ट लेवल आई फील आजकल डॉक्टर्स भी पहले भगवान की गिनती में आते थे मगर अब बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। नहीं, भगवान की गिनती में तो अभी भी आते हैं। हाँ, मगर प्रोफेशनल बहुत हो गए हैं। जैसे कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं मगर सिजेरियन कर देते हैं, तो दे हैव बिकम वेरी प्रोफेशनल बिकॉज दे गेट मोर पेड फॉर दैट। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर्स में एक्चुअली चेंज है, हॉस्पिटल्स में टारगेट्स हैं, तो ये जो चेंज आया है कलयुग का, उसके लिए आप क्या वो कहोगे? चीज़ें तो क्या होता है कि जैसे बड़े अस्पताल हैं उनका अपना एक कमर्शियल एंगल है सोचने का, एंड दे वांट टू अर्न आउट ऑफ इट एक्चुअली। तो इस कारण से चैरिटी वैरिटी तो कुछ होती नहीं है। पर डॉक्टर्स भी तो सर अब ऐसे ही हो गए हैं, भले ही प्राइवेट क्लिनिक में भी कर रहे हों तो भी कुछ डॉक्टर्स तो हो गए, काफ़ी डॉक्टर्स एक्चुअली आज की तारीख में से हैं। कुछ काफ़ी नहीं। आपके जैसे अब कम ही बचे हैं जो नहीं इतना करते हैं। सर इसके साथ में जो है, आप ये किसी बंदे को कुल्हाड़ी लगी थी और आपके पास वो ऑपरेशन के लिए आया था, उसके बारे में बताएं, वो सर्जरी के बारे में। वो कुल्हाड़ी जिसको मारी थी ही वाज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। ओके। और उसको किसी ने मारने के हिसाब से ये कर दिया था, और नेचुरली वो बदमाश था, तो उसके आसपास 15-20 बदमाश लोग इकट्ठे हुए, तो 4 न्यूरोसर्जन दे रिफ्यूज टू ऑपरेट। राइट, क्योंकि वो आपके लिए भी मुश्किल कर सकते थे। क्योंकि वो हुआ ये था कि अगर उसको ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया तो डॉक्टर की मुश्किल है, डॉक्टर की मुश्किल आ जाएगी। तो इस कारण से फिर बट स्टिल आपने वो रिस्क ले ली। अगर आपकी लाइफ पे ये बोला, मैंने उनके आसपास जितने भी लोग थे उन सबको बिठा के समझाया कि ये सर्जरी में ये रिस्क है, ओके, और ये करना तो ज़रूरी है। तो फिर उनका सबका कॉन्फिडेंस आ गया मेरे पे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो करो जो करना है। और फिर फाइनली क्या हुआ वो चीज़, मतलब सक्सेसफुल रही वो सर्जरी आपकी? ही इज स्टिल अलाइव? ही स्टिल अलाइव। ही स्टिल अलाइव एंड स्टिल योर फैन नाउ, एंड ही स्टिल कम्स टू मीट मी एवरी 15 days or 1 month। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब कोई काम हो तो बताओ। मेरा कोई काम नहीं। तो फिर आपने आज तक कोई काम बताया? मेरा कोई काम ही नहीं है सर एक्चुअली। तो उनसे आप कोई धर्म वाला काम या गरीबों की सेवा ऐसा भी कुछ नहीं, मैं यूज़ नहीं ले रहे उनका? नहीं, वो तो जिसका भी फ़ोन आ जाता है मेरे को तो फिर मैं उसका काम कर देता हूँ। ओके सर, इसी के साथ में ना एक आपका केस है काफ़ी फेमस हुआ था, जहाँ कचरे के डब्बे में से आपने कहा था कि हड्डियाँ ढूंढ के लाओ, पेशेंट की हड्डी ही नहीं है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो केस, बच्चा जो था वो श्योपुर का रहने वाला है। श्योपुर इज एट दी MP राजस्थान बॉर्डर, और उसका यहीं पे इंदौर में व्हीकुलर एक्सीडेंट हुआ और उसकी खोपड़ी की हड्डियाँ टूट के सड़क पे गिर गई। ओके। एंड व्हेन ही केम टू द हॉस्पिटल ही वाज अनकॉन्शियस, नो रेस्पिरेशन, नो पल्स, एंड वी स्टार्टेड ऑन द प्राइमरी रिसक्सिटेशन। उसको वेंटिलेटर पे डाला, उसकी पल्स आ गई। फिर मैंने उसका वुंड एग्जामिन किया, तो मैंने कहा यहाँ तो ये बोन पीस है ही नहीं। तो उसके जो फ्रेंड्स थे साथ में उनको मैंने बोला, ओके, मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं वहीं होगा, आप जाके ढूंढ के ले आओ। तो वो ले आए थे, एक आधे पौन घंटे में आ गए वो लोग। वो हड्डियाँ ढूंढ के ले आए और वही हड्डियाँ आपने एक्चुअली वापस से उनको इम्प्लांट करी उसके ब्रेन में, एंड अगेन ही स्टिल अलाइव। ही स्टिल अलाइव। माय गुडनेस, सच अ, मतलब बहुत ही वास्ट एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आपको आज तक याद है कि 25 साल के मेरे करियर में दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट फॉरगेट? देखो, वैसे तो मैंने करीब 29 ईयर्स में 16 लोगों के ब्रेन से बुलेट निकाली है। ओह माय गॉड, ओके। तो ये सबके सब ठीक है। से कभी डर लगा? नहीं। बुलेट वालों में कि यहाँ कुछ? आई ऑलवेज एंजॉय दी चैलेंजेस। ओके। कि अब ये चैलेंज है, अब इसमें कुछ नया करते हैं, अब इसमें कुछ मज़ा आएगा। तो वो सर्जन का काम होता है कि वो थ्रिलिंग को एंजॉय करना।
आपने कभी कोई सर्जरी ऐसा भी हुआ कि कहीं एमवाई में या ऐसे कोई पेशेंट्स जहाँ मना कर दिया हो वहाँ बुलाया हो आपको स्पेशली सर्जरी के लिए? एक टाइम ऐसा था जब एमआई में कोई न्यूरोसर्जन ही नहीं था, अब तो 5 हैं। उस टाइम पे वहाँ पे पेंडिंग केसेस में बहुत ज़्यादा लॉगअप होते रहते थे। ओके। तो उसमें फिर मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया, बोले सर ऐसा ऐसा है, मेरे यहाँ की काम करने वाली बाई है, उसके बच्चे को ऐसी ऐसी लग गई है। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप एमआई में कर देंगे क्या? मैंने कहा ठीक है कर देंगे। एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट विल बी योर चार्जेस। अब मैंने कहा यार एमआई तो मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने ही सच सीखा है। मैंने कहा आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। एनीवे आप गरीबों का एक्चुअली मुफ्त इलाज करते ही हैं, तो दिस इज़ समथिंग। हाँ सर, इसी के साथ में अगर किसी को अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना हो, उसका यूज़ करना हो, इज़ इट पॉसिबल या कैसे कर सकते हैं? क्या नॉट वो तो पॉसिबल? हर आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी। पर ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने अपना सिर्फ 10% या 5% ब्रेन यूज़ करके इतना कर दिया, लाइट वो कर ली। नहीं, आइंस्टाइन के मामले में तो आई विल टेल यू दैट हिज ब्रेन वाज वेरी स्मॉल। ओके, वो हिज ब्रेन वाज वेरी स्मॉल हाँ एंड इट वाज हार्डली 1100 ग्राम्स। नॉर्मल एडल्ट जो ब्रेन होता है दैट इज अराउंड 1400 ग्राम्स। ओके। तो उसका तो ब्रेन 300 ग्राम कम था, उसके फिर बाद भी भी? उसमें इतनी कैपेसिटी थी हाँ, कि उसने ये सब चीज़ें कर ली। दिस इज समथिंग न्यू, हमने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा भी कुछ था। जनरली ब्रेन जो होता है 1400 ग्राम्स का होता है Yeah. और उनका 1100 ही था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो नॉर्मल ही नहीं है फिर। ये नॉर्मल से थोड़ा से न्यूरॉन्स कम है, ओके। बट यूज्ड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। डिटर्मिनेशन। या और अगर आज की तारीख में आप क्या बताएंगे कि क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए कि हमें ट्यूमर ना हो, कैंसर ना हो, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हुई, क्या करना चाहिए? एक्चुअली ट्यूमर ना हो या हेमरेज ना हो वो तो भाग्य की बात है। ओके। तो वो तो अपने को पर कुछ प्रिकॉशंस? अनुशासित दिनचर्या में रहना पड़ेगा, हेलमेट सर, पहनना पड़ेगा। आज की तारीख में अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स बहुत कूल हो चुके हैं एंड एवरीबडी इज़ एक्चुअली डूइंग दैट, और वो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी गड़बड़ है। तो उस चीज़ के लिए जब एक हैबिचुअल हो जाते हैं तो कैसे उस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हो? क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे पहला मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि आप तो किसी भी चीज़ की गुलामी मत करो। कोई भी आदत हो, कोई भी चीज़ हो, अगर अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो उसकी आदत मत डालो। पर अब डल जाती है क्योंकि आज की जनरेशन को लगता है ये बहुत कूल है। फिर क्या वो करना गलत चाहिए? है, उसका हाँ, long है term- तो वो गलत। उसका लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज़्यादा है। राइट। और आदमी जब गिरता है तो उसको समझ ही नहीं आती कि वो गिर क्यों रहा है। हाँ, योर बॉडी इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल एक्चुअली। ये जो हमेशा चक्कर आते हैं जैसे अल्कोहल या कुछ भी ऐसे का चक्कर, ये कैसे आते हैं? क्यों, मतलब व्हाट एक्चुअली द रीज़न इज़ बिहाइंड वर्टिगो, चक्कर, ये सब क्यों रहते हैं? अगर डेली में ही लेडीज़ को चक्कर आते हैं, वो वीक रहती हैं, बट दे नेग्लेक्ट करती है लेडीज़। अल्कोहल का ये कहना पड़ता है कि इट टेक्स योर डिज़ायर एंड इट डजंट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ओके। पर जो अल्कोहल नहीं ले रही है लेडीज़, वो भी वीक फील करती हैं, जैसे मेनोपॉजल टाइम में शायद कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मतलब कैसे समझे कि ये नॉर्मल चक्कर हैं या कोई ट्यूमर या कैंसर से रिलेटेड कुछ है, कोई सिम्टम्स ऐसे हो? उसके लिए तो उनको किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। पर ऐसे कोई सिम्टम्स लगते हैं, हमारी बॉडी कहते हैं कि कुछ तो बताती अगर उसको है, सिम्टोमेटिक है तो किसी न किसी डॉक्टर को दिखाएगी। बट ऐसे कौन से सिम्टम्स होने चाहिए जिस पे ध्यान देना चाहिए? भाई जैसे बार बार हेडेक होना है, ओके। बार बार चक्कर आना है, बार बार वॉमिटिंग होना है, तो ये हेडेक, वॉमिटिंग, चक्कर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ओके। कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को होती है तो फिर वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। ओके। आप लाइफस्टाइल चेंजेस क्या बताएंगे आज के जीवन में ताकि हमारे ब्रेन को, बॉडी को हम हेल्दी रख सकें? अनुशासित जीवन, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना। सर, मोबाइल का एडिक्शन ऐसा हो गया है कि लोगों का स्लीप पैटर्न बहुत ख़राब हो गया है। रात 2 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? और उसका जो स्लीप हमारी कंप्लीट नहीं होती है, उसका ब्रेन पे क्या नेगेटिव इफेक्ट है? मोबाइल का तो ये रहता है कि जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं जनरली उनको ये बोलता हूँ कि यू यूज़ योर मोबाइल, लैपटॉप और वट एवर इज द स्क्रीन टाइम, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 hour in 24 hours। नॉट मोर देन 1 hour? सर, मेरा ही होगा एटलीस्ट 7 hours तो।
क्योंकि फिर उसका कहीं ना कहीं, अब जैसे रात को सोने के पहले अगर किसी ने मोबाइल यूज़ किया तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द रेटिना, ओके, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द स्लीप पैटर्न्स। हाँ और फिर डेफिनेटली, वही चीज़ देख के आप सोते हो तो नेगेटिव देख के सोओगे तो नेगेटिव चीज़ें ही दिमाग में आएंगी। राइट। तो बेसिकली मोबाइल एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, और आपके हिसाब से 1 ही घंटा यूज़ करना चाहिए, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर 3 to 4 आवर्स भी यूज़ करें तो चल जाएगा कि नहीं? चलना तो नहीं चाहिए। ओके, बट बहुत डिफ़िकल्ट है कि आज के मेरे को ज़माने में। अभी जैसे फ़ोन कम से कम 100 से 150 फ़ोन आते हैं। ओके, एंड माई टॉक टाइम इज़ व्हाट, आई थिंक एवरी कॉल इट इज़ लेस देन 30 सेकेंड्स। राइट। क्योंकि मेरे को जो फ़ोन आया या तो किसी की इमरजेंसी है, या फिर मुझे कोई पेशेंट देखना है, या फिर किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट पूछना है, तो इट इज़ हार्डली 30 सेकेंड्स। ओके, सो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ? 150 कॉल्स में पर्सनल कॉल्स कितने हो पाते हैं? पर्सनल कॉल तो बहुत कम होते हैं। पर्सनल कॉल में ये रहता है कि मेरे घर वाले अगर मुझे कुछ व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा, यानी वहाँ कि से मैंने phone- व्हाट्सएप किया है, प्लीज़ चेक करें। हाँ, आप देख, इट हैपेंस, हाँ। मैं जनरली देखता ही नहीं। At your generation, actually, this happens. I have. आई डोंट सी गुड मॉर्निंग मैसेजेस, हाँ, तो क्योंकि वो तो बहुत सारे हाँ, वो क्वाइट बोरिंग भी है, वो नहीं देखती, इवन जेंजी भी नहीं देख रही है वो तो। ओके, सो क्या कहना चाहोगे आप, आपकी वाइफ का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ को इतना आगे बढ़ाने में? वाइफ का पूरा रोल रहा है। मतलब टाइम नहीं दिया तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, जो मैंने बहुत साल पहले, मेरी एक बार ऐसी रात को उससे बात हुई थी, तो उसने मेरे को बोला कि नाउ यू आर सेटल्ड और अब रात को उठने की ज़रूरत है। ओके, तो मैंने उसको ये बोला कि जब सूरज उगता है तो सभी काम करते हैं, और सूरज उग जाता है तो सब काम सो जाते हैं, सब काम बंद कर देते हैं। आप पे भगवान की इतनी दया है कि रात को भी आपके पास काम है, तो फिर वो भगवान की दिए हुए चीज़ों को मना मत करो। उस दिन के बाद से उसने कभी मेरे से नहीं पूछा कि क्या करना है, क्या। अल्टीमेटली शी रियलाइज्ड कि दीपक जी वही करेंगे जो वो चाह रहे हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए क्या करते हैं? जो टॉक्सिक माहौल, एक कुछ भी कहो, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, इट्स वेरी हैवी, तो एक थोड़ा टॉक्सिसिटी हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? मैं खूब कॉमेडी करता हूँ। रियली? कुछ एग्जाम्पल दे के बताएंगे? अभी तो एग्जाम से याद नहीं आ रहा है, बट मैं खूब कॉमेडी करता हूँ। पर ऐसे आपसे मिलके लगता है कि यू आर वेरी सीरियस पर्सन। सो एक्चुअली कैसे? People think that I am strongly alcoholic also. Oh really? But you don't drink, huh? Or you drink? You never ever. I don't आपने drink. कभी भी नहीं पी, ड्रिंक ही नहीं किया है, so you don't touch alcohol. That's great. Generally doctors are persons who drink too much alcohol and they say हमारी भी life है actually, but you never drink. No. That's great. So you don't drink, no smoking, nothing, no bad Nothing. habits. Okay. तो बेसिकली आप जो अभी जो फेलो डॉक्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जो बच्चे अभी बन रहे हैं, जो न्यूरो सर्जरी चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? There is only one thing and that is dedication and determination. मुझे ये बनना है तो मुझे ये बन के दिखाना है। That's it. और There is no दूसरी shortcut. चीज़- और दूसरी चीज़ ये कि मुझे सबसे अलग बन के दिखाना है। अलग कैसे बनेंगे? न्यूरो सर्जरी तो न्यूरो अलग कैसे सर्जरी। बनेंगे, मतलब जब मैं यहाँ प्रैक्टिस में आया था तो देयर वाज ओनली वन बिग हॉस्पिटल, और मैं वहाँ भी अप्लाई किया था कि अपने को थोड़ा सा काम मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मेरे को वहाँ पे डायरेक्टर ने ये बोला कि हाउ मेनी पेशेंट्स यू कैन ब्रिंग टू दिस हॉस्पिटल। हाँ, दिस इज व्हाट इवन नाउ डेज इट हैपेंस। तो मैंने उनको ये बोला कि साहब मैं तो चाहता ही नहीं कोई बीमार हो, ओके। किसी को हो तो वो मेरे पास आए, बट मैं ऐसी अगरबत्ती थोड़ी लगाऊंगा कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो जाए, उसको हेड इंजरी हो जाए। ओके, ग्रेट। सो सर, अगर आप डॉक्टर नहीं होते, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते, तो क्या होते हैं? मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो शायद मैं आर्मी में होता, वाई आर्मी? बिकॉज आई लाइक दैट।
मतलब बेसिकली आप पेट्रियाटिक पर्सन हो, यू लव इंडिया, आप अब्रॉड नहीं गए, आपने अब्रॉड में पढ़ाई नहीं करी। उस समय तो आई गेस अब्रॉड का इतना ट्रेंड भी नहीं था, अब इट्स वेरी मच ट्रेंडिंग। क्या आपके बच्चे अब्रॉड में या इंडिया में कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे तो इंडिया में पढ़ते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो इनटू द सेम फील्ड, डॉक्टर्स हैं या? नहीं, दे आर, माय सन इज अ इंजीनियर। ओके। एंड माय डॉटर इज डूइंग हर MBBS। ओह वाह, वो भी MBBS में है। ओके, सो आपसे इंस्पिरेशन इंस्पायर होके ही वो बने? या मैं उनको कहीं ना कहीं 2-4 दिन में एक बार बोल देता हूँ कि इंडिया में रहने में बहुत दम है, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इवन इफ यू आर अ मीडियोकर डॉक्टर देन आल्सो यू विल डू वेल। ओके। सिर्फ एक चीज़ है कि अपने इंटेंशन ऑनेस्ट होना चाहिए। इफ़ योर इंटेंशंस आर ऑनेस्ट देन गॉड इज विद यू। Undoubtedly, yes. Your karma pays you off तो again. फिर वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। Okay. So finally, I think जो ये डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसमें भाभी जी का काफ़ी बड़ा रोल है। आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा देने के लिए। नहीं, मेरे पास तो 2 चीज़ों का टाइम था। एक तो मैंने बच्चों को ये बोला कि योर फादर कैन नॉट गिव यू पेट्रोल पम्प्स, ही डजंट हैव थिएटर्स, मेरा कोई मॉल नहीं है। तो मैंने कहा दी ओनली थिंग आई कैन ऑफर टू माई किड्स इज अ गुड एजुकेशन। ओके, सो यू ऑफर्ड दैट। तो good बट education- ऑफर गुड एजुकेशन हम सब पेरेंट्स देते हैं, मगर सबके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते। जनरली डॉक्टर्स के बच्चे नहीं बन पाते, दे डोंट हैव टाइम एक्चुअली। एक्चुअली उनकी किस्मत भी होती है। हाँ, किस्मत तो सर हर ही केस में है। बट और दूसरा क्या है कि मैंने बच्चों को ये बोला है कि तुम जो भी जीवन में करोगे इसमें तुम तुम्हारी लिमिट खुद डिसाइड करो। ओके, तुमको इसके आगे नहीं जाना है, तो वो वहाँ से गलत रास्ता चालू हो जाएगा। तो वहाँ आपने कोई बाउंडेशन नहीं रखी उन पे कि तू डॉक्टर ही बन या इंजीनियर CA ही बन? नहीं। स्पोर्ट्स में जाना चाहते तो भी वेल एंड फाइन। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पिक्चर देखने जाता था। फिर भी आप इतने टॉपर बन गए डॉक्टर। तो वो तो मेरा ऐसा सोचना है कि आपको अपनी लिमिटेशन डिसाइड करनी है। सर डॉक्टरी जो फील्ड है, आई थिंक ऑलमोस्ट टिल 30 ईयर्स तक आप पढ़ाई ही करते जाते हो। 32 तो MBBS करा, फिर इंटर्न करा, फिर PG करा, फिर इंटर्न स्पेशलाइजेशन करा, तो दिस इज़ टू हैवी। तो दिस इज़ हैवी बट देन देयर ओनली थिंग इज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। और उसके बाद भी आज के जो डॉक्टर्स हैं उनको रोबोटिक और हर चीज़ फील्ड में सीखते ही रहना पड़ता है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उससे मैच करने के लिए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको लगता है तब और आज की डॉक्टरी में कुछ डिफरेंस है? आज के इंटरेस्ट थोड़े से अलग हैं। जैसे आज के इंटरेस्ट में जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस, ज़रूरी है। हम लोग जो हैं थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क तो हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी मीन्स बेसिकली मनी? नहीं, नॉट मनी एग्जैक्टली, एक्चुअली इट इज़ वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी। पर टारगेट्स भी उन्हें ही पूरे करने पड़ते हैं ना। पहले इतना टारगेट्स का प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं रहता था, आई थिंक जितना आज की तारीख में है। बराबर। सो ओके सर, मैं जो यहाँ पे इतने फोटोग्राफ्स देख रही हूँ उसमें देख रही हूँ आपको सुमित्रा ताई और मिनिस्टर्स ने अवार्ड दे रखे हैं, तो कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजा गया ये भी बताएं। मुझे गिनीज बुक में अवार्ड मिला है, लिम्का बुक में मिला है, वर्ल्ड बुक में मिला है। इसके अलावा आई वॉज फेलिसिटेटेड इन 2009 एज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द स्टेट। वाओ, तो उस समय आपको अवार्ड दिया मिनिस्टर ने, बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। दैट्स ग्रेट। So it actually feels me, make me so proud that I'm sitting next to you and doing podcasting for you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. तो ये थे डॉक्टर दीपक कुलकर्णी, मध्य प्रदेश के सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं मध्य प्रदेश की एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।